अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। अब नाम से आपको पता चल रहा है कोऑपरेटिव कि जो आपस में कोऑपरेट कर रहे होते हैं, सोसाइटी के लोग आपस में मिलके एक दूसरे की वेलफेयर पर्पस होता है। इसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं भी होता, ठीक है। और ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, आप किसी को कोई मजबूर नहीं करते, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर। इसके जो लोग होते हैं, जैसे पार्टनरशिप के जो आपस में लोग होते हैं वो पार्टनर कहलाते हैं। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं मेंबर्स को। हु कम टुगेदर विद द मोटिव ऑफ म्यूचुअल वेलफेयर। उनका मकसद ये होता है कि हम आपस में एक दूसरे की वेलफेयर का काम करें। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक आपका मोहल्ला है, अगर गली मोहल्ला, उसमें अगर 20 लोग मिल के आपस में कंट्रीब्यूट करें और कोई एक बंदा बिजनेस शुरू कर ले, ग्रॉसरी स्टोर का काम शुरू कर ले। और जो ग्रॉसरी स्टोर वाला है वो क्या करेगा, तो वो जो 20 लोग होंगे जो इसके मेंबर होंगे ना वॉलंटरी तौर पे, उनको डिस्काउंट पे चीज़ें देगा, जबकि बाकी लोगों को वही मार्केट पे रेट देगा। अब इन लोगों को क्या फ़ायदा है कि इन्होंने मेंबरशिप देनी है उसकी, और बदले में चीज़ें सस्ती मिलती रहेंगी। As it is voluntary association, membership is also voluntary. इसकी membership भी voluntary है। member can come and go. इसके जो member है वो जब दिल करे आज ज्वाइन कर सकते हैं, जब दिल करे इसको छोड़ सकते हैं conveniently, easily. Then the private company की तरह आपने private company को देखा है, वहाँ पे नहीं ला सकते इतने easily. All member have limited liability. सबकी liability limited होती है जितना उन्होंने सरमाया दिया होता है। इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी, जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके पास पावर होती है कि वो कोई भी डिसीजन ले, फंक्शन करे, या इट ऑपरेट सिमिलर टू आर इन प्राइवेट कंपनी। अब एक फ़र्क ये होता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें जिस बंदे के पास जितने शेयर होते हैं इतने वोट भी उसके पास होते हैं। अगर एक बंदे के पास 1000 शेयर है तो उसके पास 1000 वोटिंग राइट होगा। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वन मेंबर वन वोट होता है कि एक आदमी का एक वोट होता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उसके पास उसने ज़्यादा सरमाया लगाया हो या कम लगाया। तो डेफिनेशन देख लें। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर टू अचीव कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल ऑब्जेक्टिव होता है। मकसद क्या होता है कि हमने म्यूचुअल हेल्प करनी है। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज पूल करते हैं, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं, मसाइल, और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है। सब आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं, कोई किसी का सुपीरियर नहीं होता, सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इस की देख लेते हैं फीचर्स। यहाँ पे आपको मज़ीद बता रहा है कि कोऑपरेटिव्स जो है ना, ये पार्टिकुलरली कॉमन है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लें तो आपने ज़रूरी तरक्याती बैंक का नाम सुना होगा, बलवाल में भी है, ZTBL, वो भी क्या है, एक इसी की किस्म है। हाउसिंग के लिए अब हाउसिंग अथॉरिटी पूरी की पूरी कायम की गई है पाकिस्तान में। क्रेडिट के लिए, उधार के लिए, मार्केटिंग, कंज्यूमर सर्विसेज के लिए, इनका मेन मकसद क्या होता है कि आपस में फ़ायदा करना है। So these societies are governed by cooperative society एक्ट 1925 से। ये जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये 1925 के कानून के थ्रू रजिस्टर होती हैं। इट्स रजिस्ट्रेशन इज हैंडल्ड बाय प्रोविंशियल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। जितने भी प्रोविंशियल सूबाई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो हैंडल करते हैं। These societies emphasize collective ownership, equality और म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर ये जोर करते हैं। डेफिनेशन क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक लीगल एंटिटी है विच इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलंटरी कंट्रीब्यूट। हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, अगर वही आप कर लो तो बेहतर है। एंड शेयर प्रॉफिट एंड बेनिफिट, दे मेक डिसीजन डेमोक्रेटिकली। ईच मेंबर यूजुअली हैज वन वोट। जैसा मैंने कहा कि हर बंदे का एक वोट होता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपिटल, जितना मर्जी उसने पैसा लगाया हो। एंश्योरिंग फेयरनेस एंड इक्वालिटी। एग्जाम्पल क्या है पाकिस्तान में इसकी? पाकिस्तान पोस्ट सेविंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या आप आसान तौर पे वो ज़रूरी तरक्याती बैंक की एग्जांपल लिख लो, वो बेहतर है। फिर आप यहाँ पे जो है ना हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जांपल लिख लो, ठीक है। तो बाकी आपसे समझ नहीं आएगी, थोड़ा इनको छोड़ दे, इससे कोई अच्छी नहीं लिखी। इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें क्या होता है? कलेक्टिव ओनरशिप होती है कि मेंबर जो है ना जॉइंटली ओन एंड मैनेज रिसोर्सेज, ये मिल के आपस के रिसोर्सेज और ओन कर रहे होते हैं। रिड्यूसिंग इंडिविजुअल फाइनेंशियल बर्डन, एक बंदे के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। एंड एनकरेजिंग शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आपस में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या करते हैं? शेयर करते हैं।
म्यूचुअल बेनिफिट प्रॉफिट और लॉस सब इनका बराबर होता है। प्रॉफिट सर्विस और बेनिफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली अमंग मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन। कि जो पार्टिसिपेट करेगा उसको प्रॉफिट सर्विस जो बेनिफिट होंगे वो सबको बराबर मिलेंगे। इसमें डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है कि जो मेजोरिटी फैसला करेगी वही होगा। अगर 20 लोग हैं तो 11 लोग जिस साइड पे होंगे वही माना जाएगा। Each member has one vote regardless of investment, ensuring fairness and active participation in decision making के ये फर्क है। It reduces exploitation, इसमें कोई exploit नहीं होता, अमीर गरीब का फर्क नहीं होता। By pooling resources and producing collectively, member avoid middleman और इसमें कोई unfair pricing की practice नहीं होती जिससे आपको फायदा होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होता है कि मेंबर जो है ना जितने भी होते हैं कैन एक्सेस लोन क्रेडिट ग्रांट एट लो इंटरेस्ट रेट थ्रू कोऑपरेटिव। अब ज़रूरी तरक्याती बैंक है जितने भी मतलब जो लोग हैं उनको बड़ा आसान किस्तों पे लोन मिल जाता है। जब फसलें उगानी होती हैं बीज उनको मिल जाते हैं ज़रूरी हालात मिल जाते हैं। कास्ट एफिशिएंसी क्या है कि जॉइंट प्रोक्योरमेंट होती है शेयर्ड मशीनरी होती है इससे उनका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है सेविंग बढ़ती है। बेटर ठीक है आप इसको लिख सकते हैं कि नेटवर्क उनका एक बन जाता है। ठीक है ऐसे ही बेटर मार्केट एक्सेस है कि स्मॉल प्रोड्यूसर और फार्मर जो होते हैं छोटे छोटे किसान कैन सेल प्रोडक्ट इन बल्क थ्रू कोऑपरेटिव वो बड़ी मार्केट तक उसकी चीज़ पहुंच जाती है। स्किल और नॉलेज डेवलपमेंट क्या होता है कि मेंबर जो है ना दे गेट एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मार्केटिंग अदर स्किल्स और ये एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। कोऑपरेटिव के जितने भी हैं दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट जिनके पास घर नहीं है उनको घर बनाने के लिए सरमाया देंगे उनको ट्रेनिंग देंगे उनको मेंटोरशिप देंगे ताकि ये अपना काम शुरू करें। रिस्क शेयरिंग क्या होता है कि फाइनेंशियल और ऑपरेशन रिस्क भी मेंबर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सपोर्ट करते हैं लोकल डेवलपमेंट को। ठीक है फिर गवर्नमेंट स्कीम्स तक इनको एक्सेस होती है सब्सिडी प्रोग्राम वगैरह। फिर सस्टेनेबल और रेस्पॉन्स डेवलपमेंट है कोऑपरेटिव जो है इनकरेज करते हैं कलेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्ग टर्म बेनिफिट बस आपने कोई से कर लेना है। अब इसकी जो डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होती है क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कंसल्टेशन आपस में मशवरे मशावरत एक दूसरे से जो करते हैं वो बहुत डिले कर देते हैं। लिमिटेड कैपिटल अवेलेबल होता है कोऑपरेटिव्स रिलाई प्राइमरी ऑन मेंबर की कंट्रीब्यूशन पे होता है जितने लोगों ने पैसा देना है तभी काम चलना है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। मैनेजमेंट के चैलेंजेस होते हैं कि इसमें कुछ लोग इतने प्रोफेशनल नहीं होते जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी बढ़ती है और पुअर स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं। मेंबर्स के दरमियान डिस्प्यूट हो सकते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के ऊपर भी हो सकते हैं। फिर रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट होता है कि अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड बंदा आ गया वो फंड्स को मिसयूज करता है ठीक है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो वो भी नुकसानदेह है। लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि फोकस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर इसका फ़ायदा होता है मकसद होता है कि लोगों का बेनिफिट करें तो फाइनेंशियली गेन प्रॉफिट हासिल करना इसका मेन मकसद नहीं होता। डिपेंडेंसी ऑन मेंबर पार्टिसिपेशन लो इन्वॉल्वमेंट या एब्सेंटी मेंबर जो है ना वो इसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर काफ़ी हो सकते हैं। ठीक है तो स्किल्ड स्टाफ हासिल करना मुश्किल है। रेगुलेटरी कंप्लाइंस दे मस्ट फॉलो प्रोवेंशियल कोऑपरेटिव लॉज को फॉलो करना होता है। फाइल एनुअल रिपोर्ट्स ऑडिट करवाना होता है तो ये भी इसके कुछ रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हैं जो कि इसको फेवरेबल नहीं बनाते। फिर लिमिटेड मार्केट कम्पिटिटिवनेस होता है कि कोऑपरेटिव्स में स्ट्रगल अगेंस्ट लार्ज प्राइवेट कंपनीज उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। फिर पॉलिटिकली तौर पे भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है कि आपने फलां बंदे को ज़्यादा फैसिलिटेट करना है आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते तो ये कुछ इसके मसाइल हैं। कम्प्लेक्स रेजोल्यूशन प्रोसेस है कि जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो बड़ा लंबे चौड़े काम है। वाइंडिंग अप कोऑपरेटिव कैन लेंथी इफ मेंबर डिसएग्री और एसेट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड तो आपने एहसास से भी आपको क्या करने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं तो ये चीज़ आप देख लें इसको रीड कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो या अभी इसी लेक्चर में हम देख लेते हैं फॉरेन कंपनी की ब्रांच को। ठीक है ये है तो छोटा सा ही है इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको हम देख लेते हैं। फॉरेन कंट्री की ब्रांच का मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जो बाहर के मुल्क बनी है जो पाकिस्तान में नहीं बनी लेकिन पाकिस्तान में आके काम भी कर रही है प्रॉफिट भी कमा रही है। जैसे कोका कोला है नेस्ले आपके पास है बहुत सारी कंपनी है यूनिलीवर है। तो फॉरेन कंपनी ब्रांच जो है इट्स एक्सटेंशन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान ये पाकिस्तान से बाहर बनी होती है और इनकॉर्पोरेटेड होती है लेकिन काम कहाँ पे कर रही होती है पाकिस्तान में। दैट ऑपरेट्स लोकली
विदाउट फार्मिंग अ सेपरेट पाकिस्तानी कंपनी। ये पाकिस्तान में आके कोई इनकी अपनी कंपनी नहीं बनती, बल्कि ये जो इंटरनेशनल कंपनी होती है उसी को ये चला रहे होते हैं। फॉरेन कंपनी ऑफन एस्टेब्लिश ब्रांच, ये अपनी ब्रांचें खोलते हैं। पाकिस्तान में देख लो मैकडोनल्ड जो है उसने हर बड़े शहर के अंदर अपनी ब्रांच खोली होती है, और वो अपने ऑपरेशंस को, ट्रेड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे होते हैं, वाइल रिटेनिंग कंट्रोल ओवर पेरेंट कंपनी। लेकिन इनका जो मेन कंट्रोल है वो कौन है, पेरेंट कंपनी जो बाहर के मुल्क बैठी है वही कर रही है। दिस अलाउ देम टू लीवरेज देयर ग्लोबल ब्रांड। इसका फायदा ये होता है कि ये अपने ब्रांड को पूरी दुनिया तक ले जा सकते हैं, सरमाया पूरी दुनिया तक ले जाते हैं, एक्सपर्टीज को ले जाते हैं, विदाउट क्रिएटिंग अ फुल लोकल सब्सिडरी। लेकिन उस मुल्क की करेंसी नहीं, कंपनी नहीं बनते। इसका फ़ायदा ये होता है, वक्ती तौर पे बड़ा फ़ायदा होता है कि हर मुल्क जो है ना वो कहता है कि एफडीआई आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई लिख लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वक्ती तौर पे फ़र्ज़ करो कि पाकिस्तान के अंदर अगर 10 कंपनियाँ आती हैं, वो पाकिस्तान में कोई $1 बिलियन लेके आ जाती हैं, $1 बिलियन, तो वक्ती तौर पे उस गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हो गया कि ये $1 बिलियन पाकिस्तान में ला रही है, पाकिस्तान में कारोबार करेगी, यहाँ के लोगों को मुलाजमत मिलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म बड़ा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि इस कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है, ये पाकिस्तानी रुपए में नहीं वापस लेके जाते, ये डॉलरों में लेके वापस अपने मुल्क जाते हैं। तो अब फ़र्ज़ करो वो 1 अरब लगाया उन्होंने, तो अगले 5 सालों में वो 2 अरब तो मुनाफ़ा ही कमा के वापस भेज देंगे, तो लॉन्ग टर्म इसका नुकसान भी होता है। फॉरेन कंपनी ब्रांचेज़ इन पाकिस्तान जो है वो, इनकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो पाकिस्तान के कंपनी एक्ट 2017 के थ्रू जो है ना रेगुलेट होती हैं, और रजिस्ट्रेशन इनकी रिक्वायर्ड है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन कोई सी छोटी सी देख लेना, इसके एग्जांपल आप देख लो, कोका कोला, ठीक है, नेस्ले, यूनिलीवर, ठीक है, बस ये 3 ही याद कर लो। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्विक एंट्री होती है इनकी, ऑपरेशन कैन स्टार्ट विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग न्यू कंपनी, नई कंपनी बने बगैर ही ये पाकिस्तान के अंदर अपनी कंपनी के तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका कंट्रोल जो है वो पेरेंट कंपनी के पास रहता है। जो कोका कोला इंटरनेशनल है, मेन कंट्रोल उसके पास है, उसी की तमाम पॉलिसीज होंगी, उसी की तमाम स्ट्रेटजीज होंगी जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी। लीवरेज एस्टेब्लिश ब्रांड क्या है, ब्रांचेस जो है ना बेनिफिट फ्रॉम द पेरेंट कंपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन। अब हर कंपनी की अपनी रेपुटेशन होती है, अब इनको अलग से कोई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत को नहीं पड़ती, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप और मैं कोई नई कंपनी बनाएं, हमें तो ज़ीरो से फिर मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि अगर एक मैकडोनल्ड या मनी बनाया ब्रांच आ जाए तो उसको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको अपने पेरेंट कंपनी के रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। प्रॉफिट रिपेट्रिएशन क्या है कि अर्निंग कैन बी ट्रांसफर टू पेरेंट कंपनी। जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जितना ये मुनाफा कमाते हैं, ये सारा मुनाफा डॉलरों में जो है ना वो वापस जाता है। तो यूनिफाइड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है कि एंश्योर कंसिस्टेंट ऑपरेशन, ब्रांडिंग और ऑब्जेक्टिव होता है इनका। हर कंट्री के अंदर अलग अलग इनकी स्ट्रेटजीज होती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है ये गाय का गोश्त वाला भी बेचते हैं, जिंगर वगैरह, बीफ वाला भी। जबकि इंडिया के अंदर जो है ये KFC गया था, मेरे सुनने में आया, एक केस स्टडी हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने गाय का गोश्त इस्तेमाल किया, फिर बड़े प्रोटेस्ट हुए। फिर लो एस्टेब्लिशमेंट कास्ट है कि चीप होती हैं, बाहर देन फार्मिंग सेपरेट सब्सिडरी कंपनी बनाने से एक्सपेंशन पूरी दुनिया में फैल जाता है, ग्लोबल इनका सपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ना ये आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की आप एग्ज़ाम्पल देख लो, उसने आखिरकार पूरे बड़े शरीर पे कब्ज़ा कर लिया। तो ये अभी उन्हीं की मामला चल रहे हैं। दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं सारी यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। मुसलमानों की वो है ही कोई नहीं शायद, मेरे ख्याल से कोई इंटरनेशनल बहुत कम ही छोटे लेवल पे होंगी तो होंगी। लेकिन जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, ये यूनिलीवर देख लो, ठीक है, सारी यहूदियों की हैं। ग्लोबल रिस्क शेयरिंग विद पेरेंट, फाइनेंशियल और ऑपरेशन रिस्क इनको फ़ायदा होता है कि ये पेरेंट कंपनी जो है उसके साथ होते हैं, इनको कोई लॉस का नुकसान नहीं होता। अब पाकिस्तान के अंदर मसला फ़लस्तीन की वजह से देखो कितना बाइकआउट चला था इज़राइली प्रोडक्ट्स का, लेकिन इनकी सेहत पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन इनका अपनी एक ब्रांड होता है, चीज़ इनकी क्वालिटी वाली होती है। फिर डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इन्होंने क्वालिटी को वजह से पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। अगर आज आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल की कोई चीज़ ले लें और पाकिस्तानी ब्रांड की ले लें तो आपको बड़ा फ़र्क मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ये पूरी जो पेरेंट कंपनी है इनके पीछे बैठी होती है, वो सारे इनके डेट और ऑब्लिगेशन की ज़िम्मेदार होती है।
ان کی اٹانومی جو ہے نا لمیٹڈ ہوتی ہے، لوکل ممبرس اپنی مرضی سے ڈیسیژن نہیں کر سکتے۔ اب اگر کے ایف سی ہے فار ایگزامپل، تو اب یہ کے ایف سی وغیرہ اپنی مرضی سے اگر پروڈکٹ سے میں کوئی موڈیفکیشن بھی کرنا چاہیں تو یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اسٹرکٹ انہوں نے ایس سی سی پی کی کمپلائنس کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پروفٹ ریپیٹریشن ہے سب سے بڑا نقصان جو میں نے کہا کہ فارن ایکسچینج رول میں ڈیلے ٹرانسفر ابراڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کچھ اس کے دیکھ لینے ہیں، تو باقی یہ میرے خیال سے کوئی نیا ٹاپک ہے تو اس کو صرف میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، یہ آپ نے خود ہی پڑھ لینا ہے۔ لیگل فریم ورک فار بزنس، یہ جو ہم نے چیزیں پڑھ لی ہیں، اس میں صرف آپ نے ایک دفعہ ریڈنگ کرنی ہے کہ سول پروپرائٹرشپ کا جو ہے نا کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہوتا۔ اس میں آپ نے ایف پی آر کے پاس بندے نے اپنی جو ہے نا وہ این ٹی این، آپ تو جہاں پہ لکھا ہے 7 سے 10 دن میں، بلکہ آپ 5 منٹ میں آپ کا این ٹی این بن جاتا ہے، آپ کا این ٹی این بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ ٹیکس جمع کرا سکتے ہیں، اگر ٹیکس جمع کروانا ہو آپ میری خدمات بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسے ہی جو ہے پارٹنرشپ ہے، پارٹنرشپ ہم نے بات کی ہے کہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو اگر پھر آپ کو پوری کمپنی کو صرف ایک دفعہ ہی ٹیکس دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رجسٹر نہیں ہوتے تو پھر ہر بندے کو الگ الگ سے ٹیکس دینا پڑے گا۔ کمپنی جو ہے اس میں ڈبل ٹیکسیشن ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہوتا ہے، ایک تو کمپنی کو جب پروفٹ ہوتا ہے تو تب ٹیکس دیا جاتا ہے، پھر جب آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیویڈنڈ آتا ہے تو تب آپ کا ٹیکس کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا پروفٹ جو ہوتا ہے وہ کیپٹل گین اس کے اوپر بھی پروفٹ کٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کوآپریٹو سوسائٹی کو آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مزید جو ہے نا ڈیپتھ میں اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔